जस्टिस तारलोक सिंह चौहान बने हैं झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव त्रिपुरा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की मीटिंग के बाद यह सिफारिश की गई थी। वर्तमान में जस्टिस तारलोक सिंह चौहान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायाधीश हैं और अब झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्हें नियुक्त किया गया है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आह्वान है कि देश के ज्यादा से ज्यादा युवा देश की सुरक्षा में अपनी भागीदारी निभाएं। इसी को लेकर रक्षा मंत्रालय देश के विभिन्न हिस्सों में जागरूकता अभियान चला रहा है। इसी क्रम में राजधानी रांची में भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा एक ऐसे अभियान की शुरुआत की जा रही है जो पहले कभी नहीं हुई। इसे लेकर रांची के पुंदाग इलाके में स्थित लाला लाजपत राय स्कूल में संगोष्ठी आयोजित की गई। इस मौके पर देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड द्वारा देश के युवा विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए जागरूकता और भर्ती अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश के युवाओं में जोश और उमंग देखा जा रहा है, इसलिए इंडियन कोस्ट गार्ड के अधिकारी रांची आए हैं। इस दौरान इंडियन कोस्ट गार्ड के डीआईजी के.एल. अरुण ने भारतीय तटरक्षक बल में प्रवेश की छात्रों को जानकारी दी। रामगढ़ में दिशा की बैठक में सांसद मनीष जायसवाल पहुंचे। उन्होंने समाहरणालय कक्ष में बैठक की अध्यक्षता की। वहीं बैठक में मुख्य रूप से उपस्थित रामगढ़ उपायुक्त फैजा अहमद मुमताज ने दिशा की बैठक की शुरुआत की। बैठक में मनरेगा वेंडर, स्मार्ट मीटर, मैया सम्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास, नगर परिषद और पीएमजीएसवाई के कार्यों पर सवाल उठाए। सांसद मनीष जायसवाल ने जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चल रहे कार्यों की जानकारी भी ली। उनमें खामी पाए जाने पर अधिकारियों को फटकार भी लगाई। सांसद ने रामगढ़ जिले में 5 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना से जोड़ने की बात कही। उन्होंने पंचायत के मुखिया से भी इस संबंध में आने वाली परेशानियों की जानकारी ली। बैठक में बड़कागांव विधायक रोशन लाल चौधरी, मांडू विधायक निर्मल महतो, रामगढ़ विधायक प्रतिनिधि बजरंग महतो सहित जिले के तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। हजारीबाग भवन निर्माण विभाग में टेंडर प्रक्रिया की पारदर्शिता पर उठते सवालों के बीच दर्जनों संवेदक कार्यपालक अभियंता अमित कुमार के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। संवेदकों का आरोप है कि टेंडर निष्पादन में भारी अनियमितता बरती गई और चहेते संवेदकों को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों की अनदेखी की गई। जानकारी के मुताबिक विष्णुगढ़ प्रखंड के कार्य के लिए 3 संवेदकों ने निविदा डाली थी। संवेदक जगनी देवी के सभी दस्तावेज डिजिटल साइन के साथ जमा थे, फिर भी उनकी तकनीकी बोली को रिजेक्ट कर दिया गया, जबकि अन्य 2 संवेदकों के दस्तावेज बिना डिजिटल साइन के पास कर दिए गए। धरने में जगनी देवी, पार्वती कुमारी, सुरेंद्र प्रसाद, तारकेश्वर महतो सहित कई संवेदक शामिल हुए। इनका स्पष्ट कहना है कि कार्यपालक अभियंता को बर्खास्त कर इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमंडल हजारीबाग और अधीक्षण अभियंता भवन अंचल हजारीबाग के विरोध में हम लोग यहाँ ये अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। इन लोग का रवैया बहुत मनमाना तरह का है, नियम विरुद्ध इन लोग अपना टेंडर निष्पादन करते हैं। हम लोग टेंडर डाले, एक महतोया का टेंडर है, उसमें हम लोग डाले, 3 आदमी था, उसमें एक आदमी जगनी देवी को हमारा ये डिस्क्वालीफाई कर दिया गया टेक्निकल में, और कोई स्पष्ट कारण कुछ बताया नहीं गया कि योग्य सिर्फ इतना लिखा है, योग्य नहीं पाया गया। उसके बाद जिन 2 चहेतों को देना था काम, उनको क्वालिफाई किया गया, और वही 2 जिनको काम दिया गया वो उसी दिन एक और टेंडर था वहीं बगल का बरहमुरिया का, उसमें भी वो ठेकेदार लोग डाले हुए थे, सुनील कुमार यादव और एगो प्रियांशु बिल्डकॉन। उन लोग को बरहमुरिया में काम नहीं देना था, उन लोग को वहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिया। वहाँ डिस्क्वालीफाई होता है, यहाँ क्वालिफाई होता है। वहाँ जिसको काम देना था उसका सिर्फ खोला, ये महतोया में जिसको काम देना था उसका खोला। अब ये हमारे पास जो है सो इसका प्रूफ भी है साथ में, एनआईटी का ये जो उन लोग अपना डालते हैं, इसमें कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया कि क्यों आपको डिस्क्वालीफाई किया गया। कार्यपालक अभियंता भाकपा माले का गिरिडीह में पावर ग्रिड को चालू कराने की मांग को लेकर दिया जा रहा 4 दिनों से धरना समाप्त हो गया है। इस दौरान विद्युत संचरण के कार्यपालक अभियंता चंदन सिंह और सहायक अभियंता प्रदीप राय के द्वारा 15 अगस्त तक ट्रांसमिशन काम शुरू हो जाने का लिखित आश्वासन दिया गया, जिसके बाद 5वें दिन धरना खत्म हुआ। मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा कि यह धनवार विधानसभा जनता की जीत है। ग्रिड चालू हो जाने के बाद गांवा और तीसरी में बिजली की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन स्थानीय सांसद और विधायक की निष्क्रियता के कारण यह अधर में लटक गया था।
धनबाद जिले में खनिज संपदा के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर रोक के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में टाउन हॉल में टास्क फोर्स की बैठक हुई। बैठक में एसएसपी प्रभात कुमार, खनन अधिकारी, एसडीएम, सभी डीएसपी, बीसीसीएल और सीआईएसएफ के अधिकारी उपस्थित रहे। उपायुक्त आदित्य रंजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक में कोयला, बालू, पत्थर समेत अन्य खनिज के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी प्रभात कुमार ने बताया कि बैठक में अवैध खनन के खिलाफ की गई अब तक की रेड, एफआईआर, सीजर की कार्रवाई की समीक्षा भी की गई है। देखिए, खनन टास्क फोर्स का मूल मुद्दा तो इलीगल माइनिंग को कंटेनमेंट करना होता है। उस पर हम लोग बहुत विस्तृत चर्चा हुआ। मंथली नंबर ऑफ सीजर्स, एफआईआर्स, रेड्स, इन सब पर विस्तृत चर्चा हुआ। और सबसे अच्छी बात है कि ये एक कोऑर्डिनेशन बैठक की तरह निकल के आया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस फोर्स और साथ ही साथ बीसीसीएल, ईसीएल सभी के प्रतिनिधि थे, सीआईएसएफ के भी प्रतिनिधि थे। और हम लोग को लगता है कि जो नंबर्स है वो सीजर का, रेट का, वो सब हम लोग थोड़ा बढ़ेगा और साथ साथ इलीगल माइनिंग पर कंट्रोल होगा। और साथ ही साथ एक दो मुद्दे थे रिलेटेड टू ओबी डंप, रिलेटेड टू पॉल्यूशन, प्रदूषण को लेके, नदियों को सुरक्षित रखने को लेके, उन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। देखिए, आज डीसी साहब की अध्यक्षता में माइनिंग टास्क फोर्स की बैठक की गई है, जो हर माह की जाती है। इसमें जिला प्रशासन के सभी पदाधिकारीगण, पुलिस के सभी पदाधिकारीगण, बीसीसीएल से, ईसीएल से और सीआईएसएफ के भी अधिकारी लोग आए हुए थे। इस पे हम लोगों ने विस्तृत चर्चा किया है। अभी तक जो पिछले महीना क्या आंकड़ा रहा है, कितना एफआईआर हुआ है, कौन कौन सा हॉटस्पॉट्स है, वो सभी बिंदु पे चर्चा की गई और कैसे सबको मिल करके आगे इस जो मेनेस है इसको रोकने के लिए एक प्लान तैयार किया गया है। साथ ही 2-3 और इशू आया है कि जब बीसीसीएल या सीआईएसएफ के पदाधिकारी अगर किसी फील्ड ड्यूटी में जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे महिलाएं और पुरुष जमा होकर के उनके साथ उलझ जाते हैं, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और कभी कभी उन लोगों के द्वारा बीसीसीएल के पदाधिकारी एवं सीआईएसएफ के पदाधिकारियों पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए भी थाना में आवेदन दिया जाता है। उसके लिए थाना प्रभारी को निर्देश दिया गया है कि क्या करना है। आर्ष परिषद कतरास ब्राह्मण समाज की तरफ से सम्मान समारोह का आयोजन सीधाबाद कार्यालय में किया गया। इस दौरान मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। सभी छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट के साथ पठन पाठन की सामग्री देकर सम्मानित किया गया। हमारे यहाँ आर्ष परिषद कानपुर ब्राह्मण समाज की तरफ से मैट्रिक और इंटर के फर्स्ट डिवीजन करने वाले जितने छात्र छात्राएं हैं सबको प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल किया गया और सबको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। तो इस विचार में हमारे बढ़िया से बात कर देंगे आपका महासचिव हैं रविंद्रनाथ तिवारी जी, आपको सारा चीज बताएंगे। कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 71 बच्चे को सादर अभिनंदन। आर्ष परिषद का अनुकूल जो ब्राह्मण समाज आपका स्वागत करता है। और सबसे पहले इसी 14 जुलाई के बाद एक वर्ष पूर्व 14 जुलाई को ये आदरणीय हमारे सम्मानित प्रमोद दुबे जी के अध्यक्षता में कमेटी गठन हुआ और इनके नेतृत्व में पूरे एक वर्ष जो कार्यकाल हम लोगों का संपन्न हुआ है। और बिल्कुल जैसे बोलिए अब राम लक्ष्मण की जोड़ी की तरह हमारे सचिव यहाँ आदरणीय राजेश पांडे जी हैं, अध्यक्ष महोदय, और उनके नेतृत्व पर पूरे कमेटी के सारे पदाधिकारी और समाज के विभिन्न लोग, जैसे बहुत परमार्थी लोग हैं जो कभी भी कोई कार्यक्रम, कोई सेवा की बात हो। रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। खलारी थाना क्षेत्र से 4 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें 1 करोड़ का लेवी मांगने वाला नक्सली भी शामिल है। पकड़े गए नक्सलियों में सब जोनल कमांडर जोगेंद्र गंझू का नाम भी शामिल है, जो पुलिसकर्मी के पेट में बम लगाने को लेकर भी काफी कुख्यात था। पुलिस को लंबे अरसे से तलाश थी। आपको बता दें कि लातेहार में पुलिसकर्मियों के शव में बम प्लांट किया था और सीसीएल के महाप्रबंधक कार्यालय में कार्यरत कर्मी से 1 करोड़ की लेवी मांगने का भी आरोप था। पकड़े गए नक्सलियों में सब जोनल जोगेंद्र गंझू, मुकेश गंझू, मनु गंझू और राजकुमार का नाम शामिल है। राजधानी में लगातार बढ़ रहे चेन स्नेचिंग की घटना से राजधानी के लोग परेशान हैं। चेन स्नेचरों ने एक बार फिर से चेन स्नेचिंग की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई है। पूरी वारदात रांची के पुनदाग ओपी क्षेत्र के शालीमार बाग अपार्टमेंट की महिला के साथ हुई, जब महिला अपने घर से निकल रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 स्नैचर्स तेजी के साथ महिला के पास आए और गले से उनके सोने की चेन को झपटकर फरार हो गए। चेन छिन जाने के बाद महिला ने शोर भी मचाया। जब तक
मोहल्ले वाले बाहर आते तब तक दोनों स्नैचर्स फरार हो चुके थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, इसमें जो है जिस एरिया में घटना घटी है अनुसंधान आरंभ किया गया है और कुछ अभियुक्त चिन्हित भी हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। जैसे ही वो गिरफ्तार होंगे मुझे विश्वास है कि घटनाओं में कमी आ जाएगी या घटनाएं बंद हो जाएंगी। कई बार होता है महिलाओं का आवागमन ज़्यादा होता है तो लोग प्रयास करते हैं, लेकिन अभियुक्तों की पहचान की गई है और उस पर छापेमारी जारी है। बोकारो के गोपालपुर पंचायत में सोमवार की शाम तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब सभी महिलाएं खेत में धान रोपने का काम कर रही थी। मृतकों की पहचान 35 साल की मीरा देवी और 55 साल की पार्वती देवी के रूप में की गई है। दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं घायल महिलाओं में मोहिनी कुमारी, काजल देवी और नियति देवी के नाम शामिल हैं। सभी घायलों को उपचार के लिए सदर अस्पताल बोकारो में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी महिलाएं खेत में रोपा का काम कर रही थी, तभी तेज गर्जन के साथ बिजली गिरी और यह हादसा हो गया। प्रशासन की तरफ से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। और पुणे लोनावाला में 50 वर्षीय उम्र वर्ग के लिए 50 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें बारिश के बावजूद लगातार दौड़ना था, जिसमें 3000 फीट की चढ़ाई भी थी और अंधेरे में दौड़ने का कठिन टास्क भी। पहली बार 50 किलोमीटर की दौड़ में शामिल होने झारखंड से अकेले प्रतिभागी के तौर पर सीसीएल पिपरवार में कार्यरत अमूल कांत मिश्रा गए थे, जिन्होंने कई परेशानियों को पार करते हुए इस अल्ट्रा मैराथन को 9 घंटे कट ऑफ टाइम होने के बावजूद इस दौड़ को 6 घंटों में ही पूरा कर लिया और पूरी प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल कर झारखंड का नाम रोशन करने का काम किया। इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद अमूल कांत मिश्रा ने बताया कि लगातार बारिश, पहाड़ों की कठिन चढ़ाई, भयानक अंधेरे और स्लिपरी रोड में दौड़ना काफी कठिन था। अमूल कांत मिश्रा ने इस सफलता के बाद संकल्प वाटिका के सभी मित्रों, झारखंड के मास्टर एथलीट, झारखंड के अध्यक्ष सचिव और पिपरवार क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक संजीव कुमार को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। दौड़ शुरू हुई थी और 50 किलोमीटर की इस दौड़ में ऊंची नीची पहाड़ियां, स्लिपरी रोड और रात के अंधेरे में दौड़ना काफी दुरूह और कठिन काम था। हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने फाइनल मुकाबले में ओडिशा को 1-0 से हराकर प्रतियोगिता को अपने नाम कर लिया है। मुख्य अतिथि के रूप में समापन समारोह में पहुंचे राज्य के खेल मंत्री सुदीप कुमार सोनू ने मैच का आनंद लिया और गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाली टीमों को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि गौरवान्वित करने वाली बात है कि झारखंड की टीम ने इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार हॉकी को और भी बेहतर करने का प्रयास करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हॉकी इंडिया लीग में झारखंड की भी एक टीम हो, इसके लिए वो प्रयास करेंगे। मेरे कार्यकाल में यह पहला नेशनल सब जूनियर था। मैं उद्घाटन में भी आया था और मैं समापन में भी आया और झारखंड की बेटियों ने आज खुश होने का मौका दिया है। सबसे पहले तो उन बेटियों को सलाम। हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों को भी निश्चित रूप से मैं सराहना चाहूँगा कि लघु भारत को झारखंड की धरती पर उन्होंने इकट्ठा किया, बेहतर सुविधाएं मुहैया कराई, एक बेहतर प्रतियोगी माहौल दिया और उस प्रतियोगी माहौल में 28 टीमों ने लगातार यहाँ बेहतर प्रदर्शन किया। हमारी बच्चियाँ आज जीती हैं। दूसरे स्थान पर उड़ीसा रही है। यह भी बड़ी गौरवान्वित करने वाली बात है, क्योंकि मुझको लगता है कि आने वाले समय में राष्ट्रीय हॉकी में इन्हीं 2 राज्यों के बीच मुकाबला होने जा रहा है। जब राष्ट्रीय हॉकी की बात आएगी तो उड़ीसा और झारखंड ही आमने सामने होंगे और हम आपके माध्यम से यह कामना करते हैं कि हॉकी को और बेहतर करने की दिशा में हम लोग प्रयास करेंगे और लगातार समय देकर चीज़ों को समझना ये इसी की एक कवायद है। और बड़ी मेरी इच्छा है कि आगामी होने वाले हॉकी इंडिया लीग में HIL में झारखंड का भी प्रतिनिधित्व हो और हमारी इंटरनेशनल प्लास्टिक सर्जरी डे पर रिम्स के डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्लास्टिक सर्जरी डे सेलिब्रेशन 2025 में प्लास्टिक सर्जरी की संभावनाओं समेत कई विषयों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर सीनियर डॉक्टर और MBBS के छात्र कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं इस दौरान रिम्स के डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक सर्जरी की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रियंका करकट्टा ने कहा
कि रिम्स में प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के ग्रोथ के लिए उतने फैकल्टी और बेड्स हों जिससे अपना डिपार्टमेंट चालू कर एमसीएच का कोर्स शुरू किया जा सके। इस दौरान जनरल सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट के एचओडी ने बताया कि प्लास्टिक सर्जरी का स्कोप अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लेवल पर काफी बढ़ चुका है, जिसके कारण लोगों में अवेयरनेस आ गई है। प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट का ग्रोथ के लिए सबसे पहले तो मेरी ये तमन्ना है कि यहाँ पर इतने फैकल्टी हो पाए, इतना बेड्स हो पाए कि यहाँ हम लोग अपना पूरा डिपार्टमेंट चालू करके एमसीएच का कोर्स भी चालू कर पाए। यही मेरा प्लास्टिक सर्जरी के डिपार्टमेंट की तरफ मेरा फाइनल विज़न है। और अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास अभी जितना है तो हमारे पास हमारा अपना ओटी अभी आ चुका है, हमारे पास काफ़ी सारे सामान भी आ चुके हैं, गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट है हमारे तरफ से, तो उसके लिए मैं सबके लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ। और मैं चाहूँगी कि ये सपोर्ट और तरीके से और थोड़ा और सपोर्ट मिले ताकि हम लोग और नंबर ऑफ़ केसेस को अटेंड कर सके। हमारे पास सबसे ज़्यादा जो डेफिशिएंसी है यहाँ फ़िलहाल हम लोग फैकल्टी कम है, मैन पावर का बहुत डेफिशिएंसी है, तो मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे डिपार्टमेंट के साथ जुड़े ताकि हम लोगों को और अच्छी तरीके से सेवा दे सकें। अभी जो प्लास्टिक सर्जरी का स्कोप है जो पूरे नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। इस कारण कि लोगों में अवेयरनेस आ गई है कि हर आदमी चाहता है कि वो अच्छा दिखे, उसका कोई भी अंग अगर कुछ कारण से कट जाता है या कुछ उसमें विकृति आ जाती है तो उसको ठीक करा ले और फिर से वो नॉर्मल लगे। तो ये जो फीलिंग है, ये जो अवेयरनेस है, इसके चलते लोग प्लास्टिक सर्जरी के। झरिया से एक खबर आई, इसे लेकर इसे बदकिस्मती कहें या कुदरत का कहर। जिन माँ बाप के 2 बेटे हों उन्हें बुढ़ापे की चिंता नहीं रहती, लेकिन बच्चे अगर निर्दयी निर्मोही होकर पिता को घर से बाहर बेघर कर दें तो शायद उस पिता से बदकिस्मत इंसान कोई और हो नहीं सकता। ये कहानी है झरिया थाना क्षेत्र के मानबाद में रहने वाले 60 साल के एक असहाय बुजुर्ग पिता की। 2 बेटे होते हुए भी आज गलियों और सड़कों पर दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। घर घर जाकर 2 वक्त की रोटी मांगकर जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। इस मानसून के मौसम में खुले आसमान के नीचे गुजारा करने को विवश हैं। जानकारी के अनुसार 60 वर्षीय बुजुर्ग मोहन धीवर 2 बेटों के पिता होने के बावजूद उम्र के आखिरी पड़ाव में दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। छोटे बेटे स्वपन धीवर ने जालसाजी कर पिता का घर अपने नाम करवा लिया और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। ऐसे में विगत 2-3 महीनों से बुजुर्ग के सामने रहने खाने के लाले पड़े हैं। इस दौरान बुजुर्ग मोहन धीवर ने बताया कि उनकी पत्नी की मौत 22 साल पहले हो चुकी है, जिसके बाद बेटे बहुओं ने उन्हें प्रताड़ित करना शुरू किया और धोखे से अपने नाम घर करा लिया और घर से बेघर कर दिया। हमको साथ में होगी वो वाले घर से हमको निकाल दिया। कौन निकाला? लड़का। कहाँ का रहने वाले हैं? मानबाद। कब निकाला लड़का? आज 15-20 दिन हो रहा है। यहाँ कब से सो रहे हैं? यहीं सो रहे हैं। खाना वाना कहाँ खा रहे हैं? वही कोई ला देता है घर से, औरत लोग। आपका घर है? हाँ, मानबाद में। 2 बेटा है? 2 बेटा। तो दोनों बेटा निकाल दिया आपको? मैं एक बेटा रहता है यहाँ स्टील गेट में, बड़ा जो है तो भाड़ा घर में। आप छोटा वाला बेटा घर में रहते हैं? हाँ, यहाँ मानबाद में। तो बेटा और कौन कौन है यहाँ पर? सुतो है, बेटा है, नाती है, नतनी है। जिस घर में पहले रहे तो घर किसका था पहले? पहले हमसे था। अभी वो लोग दखल करके और रजिस्ट्री करा कर ले लिया है। हाँ, बुजुर्ग करीब 20-25 दिन से जो लगातार 22-25 दिन तक जो बारिश हुई, भरी बारिश में ये व्यक्ति यहीं पर सोया रहा। भैया हम लोग सोच रहे थे कि भाई ये गरीब आदमी है, घर आसरा नहीं है, यहाँ सोया हुआ है। क्योंकि बगल के पड़ोसी तुलचान जी ने पता किया कि ये मानबाद का रहने वाला है और इसके बेटे बहू ने जो है जालसाजी करके वो मकान इनके नाम था वो अपने नाम करवा लिया और इनको घर से निकाल दिया। इसको खाना पीना नहीं देते, वो बोलते जाओ भीख मांगो और खाओ। पूरी बारिश जो इतनी जोरदार बारिश थी उसमें भी ये यहीं पे सोने मजबूर है, खाली घर वाले के प्रताड़ित के कारण। घर वाले इन्हें घर से निकाल दिए, बाहर कर दिए हैं और ये मजबूरन यहाँ पे सोने को